तो ब्रेक में जाने से पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है कि इफेक्टिव डायमीटर किसको कहते हैं, नॉमिनल डायमीटर किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया कि इनके नाम। नॉमिनल डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइज ऑफ द रिवेट। सिर्फ इतना सा बोल दो। तो जब भी साइज ऑफ द रिवेट लिखा होगा तो वो बिफोर रिवेटिंग ही होगा, है ना। या फिर आप बोल सकते हो साइज ऑफ द रिवेट। मेरा लिखने का तरीका जानते हो ना, क्या कैसे लिखता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर ब्रैकेट में लिखी हुई है तो इसका मतलब है या तो वो बोलेगा ब्रैकेट वाली चीज को या नहीं बोलेगा, मतलब एक ही है। तो या तो सीधा साइज ऑफ द रिवेट बोलते हैं या फिर साइज ऑफ द रिवेट बिफोर रिवेटिंग बोलते हैं, बात एक ही है ना। ध्यान देना। इसके अलावा हमने देखा कि इफेक्टिव डायमीटर, इसका ग्रॉस डायमीटर भी कहते हैं, इसी को ऑल डायमीटर भी कहते हैं, इसी को साइज ऑफ द रिवेट आफ्टर रिवेटिंग भी कहते हैं, है ना। जब कैलकुलेशंस में यूज करोगे, यानी कि आपको यदि ये लगे कि स्ट्रक्चर के अंदर है रिवेट और उस पर फोर्स कैलकुलेशन, मूवमेंट कैलकुलेशन वगैरह हो रही है, तो डेफिनेटली उस समय जो साइज ऑफ द रिवेट है वो डी तो होगा नहीं, वो हमेशा डी डैश होगा। कैलकुलेशन सारी डी डैश पर चलेगी, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। डिफरेंस कितना होता है, 1.5 और 2 का होता है। 1.5 कब होता है, डी इज लेस देन इक्वल टू 25 mm, डी ग्रेटर देन 25 mm होगा तो 2 mm का क्लियरेंस लिया जाएगा रिवेट के अंदर, है ना। तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजों को रोड चलते हैं, नोट करना। अब आ रही है आपके पास में द पिच डेफिनेशन, है ना। हेडिंग डालो पिच। हाइड्रोलिक मशीन भी पढ़ा था आपने भी कल की क्लास में। पिच क्या था, व्हाट वाज द पिच, ठीक है। तो पिच रनर की डायमीटर थी, जो मीन डायमीटर ऑफ द रनर था, पैटर्न के अंदर आपने देखा था, ठीक है। तो वो भी पिच कहलाता था, है ना। नोट करो पिच क्या है, डेफिनेशन लिख लो पहले। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट, द डिस्टेंस बिटवीन the centers of any two adjacent rivets parallel to the direction of force, parallel to the direction of force is called pitch. Parallel to the direction of the force is called pitch. Any two adjacent rivets, उनके बीच की डिस्टेंस parallel to the direction of force क्या कहलाता है, वो pitch कहलाता है ना। तो pitch क्या है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में भी समझाता हूँ, आप लोग डायग्राम से, ठीक है, समझा करो, इमेजेस से समझा करो और उन इमेजेस को याद रखा करो, है ना। मैं सीधा टॉप व्यू दे रहा हूँ अब आपको, ठीक है। तो सारे लोग ध्यान दो। टॉप व्यू मैंने यहाँ पर बनाया, 2 मेंबर्स जिनको आपको ज्वाइन करना था, एक ऊपर और एक नीचे, मान लो ऐसे है ना। और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। कौन ऊपर है कौन नीचे बता सकता है कोई मुझे, ठीक है। जैसे ये वाला जो मेंबर इधर से आ रहा था ये तो ऊपर है, और ये वाला जो मेंबर इधर से जा रहा था वो नीचे की तरफ है, क्योंकि इसकी डॉटेड लाइन इधर दिखाई दे रही है ना। चलो ध्यान देना। इसके अलावा यहाँ मान लेते हैं कि आपके पास में कुछ इस तरीके से रिवेट्स है ना, ये रिवेट्स है कुछ इस तरीके से, ये आपकी लाइन ऑफ फोर्स है, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पर ये पी लग रहा है। तो पिच की डेफिनेशन किसको बोला है बताओ। जैसे ये जो रिवेट है ना, ये रिवेट, इसके फर्स्ट रिवेट, इसके एडजेसेंट रिवेट कौन कौन है बताना जरा। अगर मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6, बताओ जरा इसके एडजेसेंट रिवेट कौन कौन है। सिर्फ 2 and 3 है। अच्छा 2 and 6, ओनली दीज आर 2 रिवेट्स जो एडजेसेंट है। तीसरा भी है, वो 6 भी है, 5 भी है। ये डायगोनल में सबसे पास बैठा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सबसे पास बैठा है, और ये लोड की डायरेक्शन में सबसे पास बैठा है। तो आपने डेफिनेशन बोली है कि किसी भी रिवेट के एडजेसेंट रिवेट किस डायरेक्शन में, लोड की डायरेक्शन में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर पकड़ना इनका है ना, सेंटर से सेंटर पकड़ना, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको पिच कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। इस रिवेट का एडजेसेंट लिख लो जरा। रिवेट 1 का जो एडजेसेंट रिवेट है वो 2 भी है, 6 भी है और 5 भी है। 2 कैसे है, पैरेलल में है, 6 कैसे है, परपेंडिकुलर है, और 5 कैसे, इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड डायरेक्शन में। नोट कर लो। फर्स्ट के जो एडजेसेंट रिवेट्स हैं वो 2 6 और 5 है। 2 पैरेलल में है, 6 परपेंडिकुलर में है और 5 इंक्लाइन में है। छोटी छोटी बातें हैं ना, वर्ड टू वर्ड चीजों को पकड़ना। लोड की डायरेक्शन में अगर आप रिवेट से जाती हुई कोई लाइन खींचे, ठीक है, अगले कंसेप्ट पर चलेंगे हम, ठीक है। सारे लोग इधर देखते भी जाओ, ठीक है। लोड की डायरेक्शन में रिवेट से होती हुई अगर लाइन खींचे, लोड की डायरेक्शन में रिवेट से होती हुई लाइन खींचे, तो पहली चीज तो ये, ठीक है, कि ये आपकी गेज लाइन कहलाती है। दीज आर कॉल्ड द गेज लाइन। 2 एडजेसेंट गेज लाइन की बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, गेज डिस्टेंस कहलाती है। इसको गेज डिस्टेंस कहते हैं। अभी आने वाला है ये पॉइंट, ठीक है, आप फिगर में बना दो।
सबसे पहले तो गेज लाइन बनाएंगे, वो पैरेलल टू द फोर्स होगी, अलोंग द फोर्स होगी, रिवेट से गुजरती हुई। दो एडजेसेंट गेज लाइन के बीच की डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन और तैयार है कि गेज लाइन किसको कहते हैं और गेज डिस्टेंस किसको कहते हैं, है ना। नोट करते हुए चलो, फिगर बनाओ पहले क्लियर, उसके बाद में हम आगे डेफिनेशंस और लिखेंगे। मुझे बताना जरा, अगर मेरे यहाँ पर दो ही बनाए मैंने, अगर दो ना बना करके मैं तीन बनाता, ठीक है, जैसे अगर मान लो अरेंजमेंट में मैं कुछ ऐसा बनाता, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये वाली और ये वाली गेज लाइन के बीच की डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस कहेंगे क्या? हमेशा एडजेसेंट आता है। एडजेसेंट गेज लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो गेज डिस्टेंस कहलाएगी। अभी तो आपको मैंने सिर्फ ये आपको दो ही लाइन दिखाए थे तो तीसरा नजर आ ही नहीं रहा था, लेकिन हमेशा जब जब भी आप गेज डिस्टेंस बोलोगे तो वो एडजेसेंट गेज लाइन की बीच की डिस्टेंस होगी, एडजेसेंट नियरेस्ट गेज लाइन की बीच की डिस्टेंस होगी ना। नोट करो गेज। अगली डेफिनेशन पिच तो लिख लिया आप लोगों ने, है ना। नेक्स्ट लिखो गेज। A row of rivet parallel to the direction of force. A row of rivet, एक लाइन में है रिवेट सारे। A row of rivet parallel to the direction of force क्या कहलाती है बताओ? ये रो ऑफ रिवेट जो है, ये जो लाइन है, ये रो ऑफ रिवेट क्या कहलाती है? गेज लाइन। The row of rivet parallel to the direction of force is called the gauge line. Is called the gauge line. The row of rivet parallel to the direction of force is called the gauge line. The nominal distance between the two adjacent, ये adjacent word मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं लगाया तो मैं तो डेफिनेशन के पूरे मार्क्स काट लूंगा, है ना। एसएससी में नंबर कैसे कटते हैं, अगर कोई बोलता है ना तो उनको मेरे जैसे टीचर भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से फिर नंबर कट जाते हैं। ठीक है, मेरे लिए बाकी और टूटी मुटी इंग्लिश उसने बोली है, कुछ शब्दों का उसने सही से प्रयोग नहीं किया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो शब्द है ना, अगर आपने एडजेसेंट हटा दिया तो इस शब्द को हटाने का मतलब है कि कोई भी दो गेज लाइन के बीच की डिस्टेंस जी कहलाती है, गलत है। तो एडजेसेंट वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नोट करो the distance between two adjacent gauge lines is called the gauge distance. The distance between two adjacent gauge lines is called the gauge distance. Is called the gauge distance. लिख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे edge distance. What is the edge distance? What is the edge distance? देखो दो तरीके की डिस्टेंस आती है, एक तो आती है एंड डिस्टेंस और एक आती है एज डिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये वाला जो रिवेट लाइन दिख रही है, ये वाली रिवेट लाइन है ना, इसका सेंटर एज से कितनी डिस्टेंस पर है? ठीक है, एज से कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आपकी कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है एज डिस्टेंस, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर मार्क करी है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। अब इस वाली डिस्टेंस को एज डिस्टेंस कहेंगे क्या? इसको मत कहना, क्योंकि एज डिस्टेंस में क्रिटिकल कौन सा होता है? अभी मैंने निकाल करके बताया था कौन से होते हैं, जो एज के करीब होंगे। ये वाले तो वैसे भी क्रिटिकल नहीं है, वो उस एज के करीब होंगे, तो उनकी एज डिस्टेंस बतानी हो तो इधर से बताना, इनकी एज डिस्टेंस बतानी तो इधर से बताना, नियरेस्ट एज, है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको लिख लो जरा, ये वाली तो नहीं होगी, इसको काट दिया मैंने, इसको बोल रहा हूं मैं दिस इज द एज डिस्टेंस, ये एज डिस्टेंस है। और ऐसे ही अगर आप फोर्स की डायरेक्शन में देखो तो इस रिवेट का एंड आ गया यहाँ पर, इस जगह पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये एंड डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, कि दो मेंबर्स जिनको कनेक्ट किया है उनकी एजेस ये है, दिस इज द एज, दिस इज द एज। ये तो एंड है प्लेट का, ये तो एंड है प्लेट का, है ना, प्लेट का एंड है इस जगह पर, और ये क्या है? प्लेट की एज है। ठीक है, तो एज से डिस्टेंस तो एज डिस्टेंस है और एंड से डिस्टेंस एंड डिस्टेंस है, इसको एंड डिस्टेंस कहेंगे। ये है भी लास्ट में, है ना, ये भी लास्ट में है, लेकिन लोग इसको एज बोल देते हैं। सेंटर टू सेंटर नहीं, सेंटर से एज, यहाँ सेंटर थोड़ी ना है, यहाँ तो सेंटर से एज बोलोगे और यहाँ बोलोगे सेंटर से एंड। जब आपने गेज डिस्टेंस बोला तो सेंटर से सेंटर बोला, क्योंकि यहाँ भी सेंटर है, यहाँ पर भी सेंटर है, यहाँ तो सेंटर से एज है और यहाँ सेंटर से एंड है ना। नोट करो, द एज डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द मेंबर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द मेंबर। या तो मेंबर होगी या फिर क्या होगा? कवर प्लेट भी हो सकती है, मेंबर और द कवर प्लेट एंड द सेंटर। कौन सा वाला सेंटर देखोगे? नियरेस्ट वाला, है ना।
and the center of the nearest rivet hole, and the center of the nearest rivet hole, and the center of the nearest rivet hole. अब इसकी जो डिस्टेंसेस है ना, ये आईएस कोड में मेंशन है कि कितनी लेते हैं, है ना, कितनी डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी लेते हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, सारे लोग याद भी रखेंगे, है ना। रफली मैं आइडिया दे दूंगा क्वेश्चन करते समय कि टेबल याद नहीं हो या टेबल नहीं दे रखी हो तो कितना अज्यूम कर लोगे, मैं आइडिया दे दूंगा, है ना। ध्यान देना, नोट करो। एज पर द आईएस कोड, कौन सा वाला आईएस कोड? 800 1984। किस पर बेस्ड है ये? WSM पर। LSM वाला कब आया था? 2007 में। वो कौन सा कोड है? 800 2007। 2007 से पहले का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा WSM पर ही आंसर दिया जाएगा। वहां मेरे से पूछने मत आना कि सर इसका आंसर तो ये दिया हुआ है, क्योंकि वो कोड, वो क्वेश्चन आया ही पहले था तो उन्होंने WSM से आंसर दिया होगा। लेकिन अब मैं जो बताऊं वो काम करना है। क्या वो क्वेश्चन यदि रिपीट हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि LSM कोड आ चुका है, अब पूरी दुनिया में LSM से डिजाइन प्रीफर की जाती है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर LSM वाला दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? कुछ तो कोड सेम है और कहीं जगह पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस और सेम दोनों चीज बताता हुआ चलूंगा आपको, है ना। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ WSM बताता जा रहा हूँ, है ना। तो नोट करो 800 1984, वहां टेबल दे रखी है ना, कोड यदि आप खोल करके देखोगे तो टेबल 8.2 है वहां पर, जहां पर इसके बारे में बताया हुआ है ना। तो डायमीटर ऑफ द होल, डाया ऑफ द होल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाया ऑफ होल? डी डैश। तो कोड कभी कहने आता है ना तो कभी डी के रिस्पेक्ट में बोलता है, कभी डी डैश के रिस्पेक्ट में बोलता है। आपको तो उस बात से मतलब है उसने क्या बोला है। वैसे भी अभी मैंने पेपर को फाड़ करके निकाला था यहाँ से, है ना। तो ये पेपर यहाँ पे था और जब यहाँ पे था तो होल से मतलब था मुझे, तो होल की साइज कितनी बड़ी है ना। तो होल की साइज के हिसाब से दिया जा रहा है, तो डी डैश के हिसाब से एज डिस्टेंस का क्राइटेरिया लगता है। ऐसे करके याद रखो, है ना। तो नोट करो आप, लेट्स से कि डायमीटर ऑफ द होल जो है वो 17.5 है, तो रिवेट कितना बड़ा रहा होगा? अगर डायमीटर ऑफ द होल यदि 17.5 है तो रिवेट कितना बड़ा है? 16 mm, 16 से 1.5 mm ज्यादा, ठीक है। 17.5 नोट कर लो, 19.5, ठीक है, 21.5, 23.5, 25.5, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ रिवेट्स ले लिए, है ना। नोट करो, एक तो है आपका शीयर्ड और हैंड फ्लेम्ड कट एज। शीयर्ड और कैसी है? हैंड फ्लेम्ड, मतलब हाथों से काट दिया आपने। और एक है मशीन कट। मशीन कट पे ज्यादा भरोसा होगा या हैंड कट पे ज्यादा भरोसा होगा? अभी मैंने हाथों से तोड़ा था ना, टीयर किया था उसको, ठीक है, तो वो आधी टीडी एज आई थी, तो क्या मेरे को थोड़ा सा और दूर रखना पड़ेगा? क्योंकि पता नहीं कहाँ एज इसकी। मशीन कट होगी तो प्रॉपर होगी। तो आपको क्या लगता है, मशीन कट के अंदर एज डिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, ठीक है। तो यहाँ नोट करो आप जरा, यहाँ मशीन कट एजेस में तो 25 है, ठीक है। मशीन कट में ज्यादा होगी या हैंड कट में ज्यादा होगी? हैंड कट में तो आधी टीडी एज मिलेगी। वो छोड़ो, LSM पढ़ी नहीं रहे अभी, यहाँ टेबल में बता रहा हूँ WSM की, है ना। वहां जब लेते हैं तो वहां पे भी यही क्राइटेरिया चलेगा, आपको गलत याद है, सीधी बात ये है ना। लेकिन अभी LSM के अंदर मुझे मत घुसाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ अभी। अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ, मेरे को लगेगा सीधा जा रहा है, हाथ से काटा आपने, सीधा जा रहा है। हाथ से काटने का मतलब कुछ ना कुछ औजार तो लेंगे ही लेंगे, है ना। ऐसा हाथ से काट रहे ठीक है, स्टील है, प्लेट है, औजार लेंगे, मतलब कोई ना कोई टूल ऐसा नहीं लिया जो ऑटोमेटिक चलता हो, उसमें आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाओ आराम से, बटन दबाया, बैठ गए आराम से, कट रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मशीन कट, ठीक है। मशीन काम कर रही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, है ना। तो मशीन कट में मैंने क्या व्यू दिया कि मशीन कट है, प्रॉपर एज बनेगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ एज डिस्टेंस कम ले सकते हो आप। और हैंड कट में आपकी कैसी शीयर्ड बनेगी, वो खुद ही बोल रहा है, जैसे सोचो जरा, मान लो आपने इसको काटा मेंबर को, है जैसे, तो ये एक तरीके से ये ऐसे है और फिर इसके बाद में फिर इतना रखना पड़ेगा, तो आप देखो ना यहाँ से तो दूर हो गई है एक तरीके से, ठीक है। और अगर ये प्रॉपर कटता तो ये ऐसे कटता, तो उसमें कम आता, ठीक है। नहीं ये नहीं बोला आपने, आपने उल्टा बोला। आपने बोला था कि सर मशीन कट के अंदर ज्यादा लेंगे, आवाज आई थी, अभी रिकॉर्ड हुई होगी उसके अंदर, है ना ठीक है। देखो नोट करो आप लोग, ये 25 है और यहाँ पर ये 29 है ना। 29, 32, 32, 38 and 44, 25, 29, 29, 32 and this is 38 तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज मैंने आपको दे दिए। वैसे आपको मोटा मोटा याद रखना है तो याद रख लो, ठीक है। बाकी जो ये बोल रहा था कि सर LSM के अंदर 1.5 1.7 टाइम्स जो लेते हैं, वो क्राइटेरिया मैं बाद में बता दूंगा आपको, है ना। आप समझ ही गए 1.5 किधर आएगा, 1.7 किधर आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा
1.5 उधर मशीन कट के अंदर, 1.7 हैंड कट के अंदर। चलो ठीक है, अभी मत लिखना कुछ भी है ना, 1.5 1.7 मत लिखना, वरना मिक्स कर दोगे आप। इसलिए मेरे को जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो मत बोलो, है ना, क्योंकि आप एलएसएम और डब्ल्यूएसएम की खिचड़ी बना के मुझे देते हो। मैं आपको क्लियर कट अलग अलग रखना चाह रहा हूँ कि डब्ल्यूएसएम अलग से पढ़ो, और एलएसएम जैसे ही पूरा टॉपिक जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, आसपास के सारे कोर्स, तो मैं एलएसएम वाला देना शुरू कर दूंगा। जहां कॉमन होगा वहां सेम बता दूंगा, जहां डिफरेंट होगा वहां अलग से बता दूंगा, है ना। तो खिचड़ी बनेगी नहीं फिर अपनी, ठीक है। नोट करो, प्रूफ लोड छोड़ो, इस वाली डेफिनेशन को छोड़ो, स्लिप फैक्टर और प्रूफ लोड छोड़ो, है ना। नेक्स्ट लिखो आप जरा, रिवेट डाया एंड द पिच अकॉर्डिंग टू द कोड। हेडिंग डालो, द रिवेट डाया एंड द पिच अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड। द रिवेट डाया एंड द पिच, इनके बीच में रिलेशन कुछ होता है क्या? द रिवेट डाया एंड द पिच अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड। पिच समझ गए क्या? पिच की डेफिनेशन बताना जरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पिच? दो एडजेसेंट रिवेट्स के बीच पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और गेज की डेफिनेशन क्या है? दो एडजेसेंट गेज लाइन के बीच के, पहले गेज लाइन डिफाइन करना कि हम पैरेलल टू द फोर्स रिवेट्स को जब कनेक्ट करें, यानी कि रो ऑफ रिवेट्स को देखें, तो एडजेसेंट रो ऑफ रिवेट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? गेज डिस्टेंस कहते हैं। सीधा ऐसे ही बोल सकते हो आप, है ना। तो गेज डिस्टेंस और पिच आपका क्लियर है। चलो आप लोग देखें, मुझे एक बात बताना जरा। मान लो यहाँ पर एक कॉलम है, वो कॉलम कुछ ऐसे, सारे लोग ध्यान से देखो, है ना। और यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से मैंने एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, एंगल लगाया हुआ है, और यहाँ पर लोड लग रहा है, ठीक है। दिस इज द लोड। यहाँ पर आपके पास में रिवेट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ रिवेट्स है। और अगर यहाँ पर हम इसका ये वाला व्यू देखें सामने से, मैंने दिखाया कैसे, थोड़ा व्यू को प्रॉपर्ली समझना शुरू करो अभी से, है ना। ये कॉलम की एक फ्लेंज है, उसके बाद में ये वेब है, उसके बाद में ये एक और फ्लेंज है। समझ में आ रहा है कैसे रखा हुआ है? ये फ्लेंज, ठीक है, उसके बाद में वेब, और उसके बाद में एक और फ्लेंज, ठीक है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा, दिस विल बी द टॉप व्यू, ठीक है। अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू आपको ऐसा नजर आएगा, ये वेब वाला पार्ट, उसके अलावा ये आपका वापस फ्लेंज वाला पार्ट, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका टॉप व्यू आएगा, तो यहाँ पर कैसा आएगा इसका टॉप व्यू, ठीक है। इसका टॉप व्यू आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ से ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, और इसके अलावा ये वाली एज नजर आएगी या टॉप व्यू जब देखेंगे तो कैसे दिखाओगे इसको? डॉटेड दिखाओगे। डॉटेड दिखाने के बाद में जो मैंने रिवेट्स बता रखे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ के मेरे पास में इतनी जगह बची नहीं कि मैं आपको दो रिवेट्स यहाँ पे दिखा दूं, ठीक है। तो आपके पास में अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में रिवेट ऐसी दिखेंगी क्या आपको? ठीक है, कैसे दिखेंगे रिवेट्स? टॉप व्यू में देखोगे तो आपको रिवेट्स यहाँ पर मान लेते हैं जैसे ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवेट्स है और यहाँ पर रिवेट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिवेट्स है। कुछ ऐसा नजर आएगा टॉप व्यू में या नहीं नजर आएगा? आएगा, ठीक है। टॉप व्यू में ऐसा नजर आ रहा है, यानी कि ये रिवेट था, इसके अलावा एक रिवेट और इधर था, ठीक है। यानी कि दो रिवेट और दो रिवेट, टोटल मिलाकर के 4 रिवेट्स यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं। दोनों व्यू से हमको क्लियर हो गया कि टोटल रिवेट्स कितने हैं, है ना। सारे लोग ध्यान देना जरा। अब मुझे ये बताओ, इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गेज कहलाएगी या पिच कहलाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन, इसको मैं जी बोलूं या पी बोलूं? सिर्फ ये आंसर दो। ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? बनाते बनाते ना डायग्राम एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया। गेज और पिच की प्योर डेफिनेशन लगेगी। देखो, लोड के अलोंग जब आप डिस्टेंस देखोगे रिवेट्स के बीच में, तो ये कौन सी डिस्टेंस है? दिस इज द पिच, ये तो पिच है। और ये वाला जो लोड लग रहा है वो ऐसे है ना, ये वाला लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में जो डिस्टेंसेस आएगी, हाँ, ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी अब आपकी, ये गेज डिस्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये गेज डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। गेज और पिच लिख लो, बना भी लो, डायग्राम पे बना लो, क्योंकि जब नॉर्मली जैसे कोड ने बोला था वैसे ही जब आप देखते हो तो फिर आपको चीजें इजी लगती है, लेकिन जैसे इसमें देखना शुरू करते हो तो गेज और पिच को भूल जाते हो फिर आप। तो लोड के अलोंग रिवेट्स एडजेसेंट रिवेट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाए तो वो गेज कहलाती है। आगे समझ में बातें?
ये तो मैंने पिछली ही डेफिनेशन को क्लियर किया है, अब हम बात करेंगे मिनिमम पिच की और मैक्सिमम पिच की, है ना। तो ये व्यू भी थोड़ा सा क्लियर किया आपको कि बेसिकली गेज डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है और पिच डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है ना। तो आएंगे ये सेंट्रिक कनेक्शन आएंगे तो वहां पर मैं पी सिंबल यूज करूंगा जब मैं इनके बीच की डिस्टेंसेस बताऊंगा। जब मैं इधर इस वाले व्यू में दिखाऊंगा तो जी डिस्टेंस, जी सिंबल में वहां यूज करता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम पिच, ठीक है। सारे लोग ध्यान देना, मान लेते हैं ये जैसे है, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है और ये इधर कंटिन्यूएशन में चल रहा है। कौन ऊपर है कौन नीचे बताना जरा, ठीक है। किस साइड वाला ऊपर है, राइट साइड वाला तो ऊपर है और लेफ्ट साइड वाला नीचे है, ठीक है। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं आपके पास में रिवेट जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। दीज आर द रिवेट्स पैटर्न, है ना। यहाँ पे रिवेट पैटर्न जो है वो मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि मिनिमम आप एक ज्यादा मतलब बिल्कुल पास पास रिवेट्स को रख नहीं सकते, क्योंकि आपने जहां रिवेट्स दिए हैं वहां से रिवेट देने का मतलब क्या, आपको मटेरियल में होल्ड करने पड़ेंगे, यानी कि मटेरियल को कमजोर बनाना पड़ेगा। कमजोर के पास कमजोर कर दोगे तो ये हो सकता है आपस में फट जाए, है ना, टेयरिंग हो जाए। तो आपको एक लिमिट से ज्यादा क्लोज नहीं लाना है, पास में नहीं लाना है। तो वो लिमिट आईएस कोड ने बता रखी है, ठीक है। उसने बता रखा है कि ये जो डिस्टेंस है पिच, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मिनिमम पिच। मिनिमम पिच का मतलब क्या हुआ, शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा रख सकते हो आप, ठीक है। तो पिच शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स कौन सा डायमीटर, स्मॉल डी, नॉमिनल डायमीटर। कई जगह पे मिसप्रिंटेड देखा है मैंने, होल डायमीटर लिखा होता है, नॉमिनल डायमीटर है, करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। लिखो जरा। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से, ये मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि इससे छोटा नहीं करना है, इससे बड़ा तो कुछ भी कर दो। तो बड़े में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ये है, इस वजह से ये मिनिमम पिच कहला रहा है। लॉजिक समझ रहे हो आप मेरे, ठीक है। तो ये आईएस कोड ने बोला है, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। 2.5 उन्होंने बोल दिया, मैंने कॉपी करके आपको बता दिया, लेकिन लोग कॉपी करने में गलत कर रहे हैं। यहाँ पर डी डैश लिखते हैं, यानी कि होल डायमीटर लिखते हैं, या ग्रॉस डायमीटर बोल देते हैं, गलत है वो। ये कौन सा डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट, ये मिनिमम पिच है। लिखने के तरीके अलग अलग है, आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट मीन्स द मिनिमम पिच इज इक्वल टू, अब इक्वल टू साइन लगा देना, 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट, ठीक है, नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट। इसको गोला कर लो कि ये सही है, ठीक है। कई जगह पे मिसप्रिंटेड चल रही चीजें, अब चीजें इतनी फैल चुकी है ना, गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, कुछ भी गलत, कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी कोई भी पढ़ रहा होता है और उसी से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा शुरू होते हैं, है ना। तो बिल्कुल अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स फॉलो करो, फालतू के टीचर्स, फालतू के बुक्स, फालतू का कंटेंट, सिर्फ गूगल को देख करके हम अपनी धारणा बना ले कि ये आंसर सही है, तो वो गलत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमारी डीपीपी जैसे मैं टाइप वाइप करवाता हूँ तो उसमें भी मिसप्रिंटेड आ जाता है कभी कभार, है ना। तो वो तो हमारे पास में क्या है कि लिमिटेड लोग बता देते हैं फटाफट से कि भाई ये है, इसके अंदर गलती, हाथों हाथ कंप्यूटर सिस्टम पे करेक्ट हो जाता है, अगली बार तो गलती आती नहीं है, ठीक है। नोट करना, मिनिमम पिच 2.5 टाइम्स है, तो मिनिमम पिच पर लिमिट है, तो क्या मैक्सिमम पर भी लिमिट रखेंगे, सोचो जरा। आप ऐसे सोचो इसको जरा, मान लो कि यहाँ पे 900 किलो न्यूटन का लोड टोटल लग रहा था, सारे लोग इमेजिनेशन दे रहा हूँ आपको। एक रिवेट की जो ताकत है वो 100 किलो न्यूटन लोड लेने की है, तो हमने 9 रिवेट लगा दिए 9 रिवेट ऐसे लगा दिए। तो जो 900 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पर लेना है, हर रिवेट की ताकत मैक्सिमम लोड वो 100 ले सकता है। उसके बाद रिवेट क्या होगा, या तो फट जाएगा मतलब शियर में फेल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, इधर वाला टुकड़ा इधर चला गया, इधर वाला टुकड़ा इधर चला गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर और भी तरीके होते हैं रिवेट्स के फेल होने के, बियरिंग में फेल हो जाता है, मैं पढ़ाने वाला हूँ थोड़े समय के बाद में। मतलब 100 किलो न्यूटन उसकी ताकत है मैक्सिमम, उसके बाद वो फेल होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ रिवेट की जरूरत कितनी पड़ी, टोटल लोड करवाना था इतना, एक रिवेट की ताकत है 100 किलो न्यूटन। जो रिवेट की ताकत होती है उसको रिवेट वैल्यू कहते हैं। तो नंबर ऑफ रिवेट आए 9, सोचो नंबर ऑफ रिवेट आए 9। अब आपके दिमाग में ये जो चीज थी कि भाई पास पास नहीं रखना है, और एक आदमी के पास में मैक्सिमम का नहीं था, उसने दूर दूर रख दी कि सर 1000 mm पर मैंने इसको रख दी, कोई दिक्कत नहीं, डिजाइन उसकी फेल नहीं होगी। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो ओवरलैपिंग था ना, ओवरलैपिंग अगर पास पास रखते तो ओवरलैपिंग कम आती, लेकिन अब ओवरलैपिंग कितनी होगी, ज्यादा।
तो क्या फालतू का मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया कि आपको 5 मीटर के कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस में ये अरेंजमेंट करना था और आपने मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया, मेन मेंबर ज्यादा लगा दिया, तो ये दिक्कत है। अगर आप रिवेट्स, ठीक है, रिवेट्स की स्पेसिंग यदि आप बढ़ाते हो, अगर आप स्पेसिंग को इंक्रीज कर देते हो तो दिक्कत क्या है, ओवरलैपिंग लेंथ बढ़ जाती है ना, ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाती है, और ओवरलैपिंग इंक्रीज होने के कारण क्या कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कॉस्ट इंक्रीज हो, ठीक है, बाकी और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, है ना, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिक्कत नहीं, कॉस्ट बढ़ जाती है बस, ठीक है, नोट कर लो। तो मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया क्या है, हेडिंग डालो मैक्सिमम पिच, है ना, ये लॉजिक्स वगैरह सब लिखते रहा करो। अगर आप चाहो तो जैसे मैंने अभी नंबर ऑफ रिवेट्स निकाले, एक आपको दिया रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम लोड द रिवेट कैन टेक, द रिवेट कैन टेक, वो मैक्सिमम लोड जो कि एक रिवेट ले सकता है विदाउट फेलियर, वो उसकी रिवेट वैल्यू कहलाती है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल लोड कितना आ रहा है, एफ बोल दो या पी बोल दो, अगर आप पी बोलना चाहते हो तो पी बोल दो, है ना, पी पिच के लिए यूज करते हैं, एफ बोल देते हो, है ना, कैपिटल एफ यानी कि टोटल फोर्स, यानी कि ये वाला फोर्स एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय द रिवेट वैल्यू, नंबर ऑफ रिवेट्स देती है। ये टॉपिक आने वाला है और डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो भी फिलहाल जब बात उठी थी कि जैसे नो रिवेट की जरूरत पड़ी, अरेंजमेंट दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल पास नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा पास, इससे तो दूर रखना ही पड़ेगा, और बहुत ज्यादा दूर नहीं रख सकते, अदरवाइज ओवरलैपिंग लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इनके लॉजिक है। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस एज पर द आईएस कोड कैसे दी जाती है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस एज पर द आईएस कोड कैसे दी जाती है, पिच का क्राइटेरिया क्या है। आईएस कोड, बिना आईएस कोड को फिजिकली हम क्लासरूम में यूज किए हुए हैं, मैं आईएस कोड आपको क्लासरूम में अलाउ भी नहीं करूंगा कि आप क्लासरूम में लेकर के बैठे, है ना, तभी आईएस कोड याद रहेगा, ढूंढना नहीं है हमें, ठीक है, जो जो चीजें क्वेश्चन में याद रखनी है उनको याद रखो, मोटा मोटा आइडिया रखो। अभी आपने एक टेबल देखी थी, है ना, एज डिस्टेंस वाली टेबल 22, 35, 29 mm, कुछ इस तरीके के फिगर्स थे, मोटा मोटा आइडिया रखो, है ना, नोट करना। मैक्सिमम पिच देखते समय हमारे पास में दो कंडीशंस आती, ठीक है, नोट कर लेना जरा। पहली कंडीशन है एनी टू एडजेसेंट रिवेट, पहली कंडीशन है मैक्सिमम पिच, हेडिंग डाल दो, मैक्सिमम पिच की हम बात कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम पिच। पहला आईएस कोड का स्टेटमेंट है एनी टू एडजेसेंट रिवेट, एनी टू एडजेसेंट रिवेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट, व्हाट इज द मीनिंग, बताओ जरा। अभी बताया था मैंने आपको कि जैसे ये रिवेट है, रिवेट नंबर 1, इसके एडजेसेंट में कौन है, बताओ जरा, नंबरिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पे, 7, 8, 9, इसके एडजेसेंट में रिवेट्स बताओ है, तो इसके एडजेसेंट में रिवेट। अब मुझे कोई भी सिर्फ ये नहीं बोलेगा 2 और 6 है, अब मुझे क्या बोलेगा, सर ये भी है, सर ये भी है, और सर ये भी है, ये पैरेलल डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और ये इंक्लाइंड डायरेक्शन में, तीनों। तो उसने एनी टू बोला, एनी टू एडजेसेंट रिवेट, इसके एडजेसेंट में ये तीनों रिवेट्स है, तो इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है एज पर द कोड, लिखो जरा, नोट करना। द क्राइटेरिया सेज 32 टाइम्स ऑफ टी, नोट करना, 32 टाइम्स ऑफ टी और 300 mm। अब यहां पे मुझे एक चीज और बताना, विच एवर इज लेस बोलूंगा या विच एवर इज मोर बोलूंगा, थिकनेस में थिकर की लूंगा या थिनर की लूंगा, तो ये मैं बता तो दूंगा लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, मैं लॉजिक दे रहा हूं, ध्यान देना, है ना। उसने बोल दिया 32 टी और 300 mm, लेकिन इसके साथ में वो बोलता है, हमेशा बोलेगा, पूरी स्टील में बोलेगा, पूरी आरसीसी में बोलता है विच एवर इज लेस या फिर विच एवर इज ग्रेटर, और टी कौन सा लेंगे, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर या फिर थिकर मेंबर। तो अगर आप याद नहीं करना चाहते हो इन सब चीजों को तो कंसेप्ट समझो, है ना। कंसेप्ट क्या है कि मैक्सिमम पिच ढूंढने जा रहे हो, जब जब भी पूरी आरसीसी में या स्टील में मैक्सिमम ढूंढने जाओ तो मिनिमम उठाना, और मिनिमम ढूंढने जाओ तो मैक्सिमम उठाना। इसके पीछे की मैथ्स क्या है मैं बता देता हूं अभी, है ना, ध्यान से समझो। तो यहां पर अगर आप मैक्सिमम ढूंढने जा रहे हो तो क्या करोगे, मिनिमम उठाओगे। तो बेसिकली अगर दो थिकनेसेस अवेलेबल है तो मिनिमम कब आएगा, जब थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर ले, छोटे वाले के लिए, है ना। तो यहां पर लिख दो, इसमें थिकनेस कौन सा आएगा, थिनर वाला आएगा। कैसे, मैंने थंब रूल भी बना रखा है, मैथ से तो समझा दूंगा मैं। थंब रूल क्या है, मैक्सिमम जब जब भी ढूंढने जाओ मिनिमम उठाना, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, विच एवर इज लेस, ठीक है, लिख लो विच एवर इज लेस। बस ये पूरा जो मेरा कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट एक जगह पे नहीं लगता है, वो है लैपिंग लेंथ निकालते समय, ना तो आरसीसी में लगेगा ना स्टील में लगेगा। हो सकता है ये गलत हो,
कोड में, आईएएस कोड में वो अपडेट हो जाए आने वाले सालों में, ठीक है, क्योंकि मैथ से तो यही कहती है, ठीक है। तो सब जगह तो लगता है, 50 जगह ये लगता है, लेकिन एक ही जगह पर नहीं लगेगा लैपिंग लेंथ निकालते समय, ना तो स्टील में लगता है ना आरसीसी में लगता है ना। देखो थिनर, ये समझ में आ गया ये कैसे कंक्लूड किया है यहाँ पे, ठीक है। मैथ से समझ लो जरा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ठीक है मैक्सिमम, मान लो मैक्सिमम पिच निकालनी है ना, मैक्सिमम पिच निकालनी है, और यहाँ पर हमारे पास में आईएएस कोड ने जो जो भी बोला ना उससे मेरे पास में आंसर 190 आ रहा है, उसके अलावा 210 आ रहा है और 176 आ रहा है, मान लो ये 3 आंसर आए, ठीक है। मैथ्स की नंबर लाइन पे बनाते हैं इनको। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 176, उसके बाद में 190, उसके बाद में 210। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पिच? मैक्सिमम पिच का मतलब है इससे ज्यादा नहीं लेना है। आईएएस कोड ने बोला इससे ज्यादा नहीं लेना है, आईएएस कोड ने बोला इससे ज्यादा नहीं लेना है, आईएएस कोड ने बोला इससे ज्यादा नहीं लेना, मैक्सिमम पिच है, ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम पिच का मतलब है इससे ज्यादा नहीं लेना है, आईएएस कोड बोलता है इससे ज्यादा नहीं लेना है, आईएएस कोड बोलता है इससे ज्यादा नहीं लेना है। तीनों की एक साथ बात मानने वाला पॉइंट कौन सा है? 176। तीनों को अगर बात को मानना है तो मैथ्स ये कहती है कि सबसे छोटा उठा लो, तो अब रख लो अच्छे से कि जब जब भी मैक्सिमम ढूंढने जाओगे तो मिनिमम लेना ना, मिनिमम ढूंढने जाओ तो मैक्सिमम ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कई सारे लोगों के कंफ्यूजन चल रहे हैं, जैसे स्लैब के अंदर ना आरसीसी के अंदर वो नहीं बताता कि हम रेनफोर्समेंट माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं या HYSD यूज कर रहे हैं, और उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया पूछता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट बताओ स्लैब में कितना होगा, ठीक है। तो उसने पूछा क्या मिनिमम, मेरे पास में 2 ऑप्शन है, बताया थोड़ी ना उन्होंने कि कौन सा वाला। तो मिनिमम जब जब भी ढूंढने जाएंगे जो जो भी ऑप्शन अवेलेबल है मैक्सिमम उठाएंगे, तो वो आंसर आता है 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म करो, 0.12% कोई बोल रहा है गलत है, समझ में आ गई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो एनी टू एडजेसेंट रिवेट ये समझ गए क्या, ये थिकनेस ऑफ द थिनर क्यों आया, इन दोनों का मैंने लेसर क्यों लिया, मैथ से क्या कह रही है वो समझ में आ गई क्या। देख लो एग्जांपल के तौर पे है ना, ये एग्जांपल, मान लो एग्जांपल में हमने कोड लगाया, ठीक है, और कोड से हमें 3 अलग अलग आंसर मिले। एक बार तो लिख लो, फिर बाद में कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो तो एनी टू एडजेसेंट रिवेट आईएएस कोड ने बोल दिया कि आप 32T और 300 mm विच एवर इज लेस, ठीक है, ये आप ले लेना, ठीक है। अब बात आती है आपके पास में दूसरा वाला केस, द रिवेट्स, ठीक है, द रिवेट्स, नेक्स्ट लिखो रिवेट्स lying in the line, lying in the line parallel to the force in the member. The rivets lying in the line parallel to the force in the member. किन रिवेट्स की बात कर रहे हैं बता सकते हो? कौन सा रिवेट है? वो बात कर रहा है पैरेलल। पैरेलल में तो ये 6 और 5 तो गए, 1 के पैरेलल एडजेसेंट में कौन है? यही है 2, तो सिर्फ सेकंड रिवेट की बात होगी। अब यहाँ पर वो 2 केसेस की बात करता है ना, सारे लोग ध्यान देना। पहली बात तो उसने साफ साफ बोल दिया है कि रिवेट्स लाइंग इन द लाइन पैरेलल टू द फोर्स इन द मेंबर। हम रिवेट जब ढूंढेंगे एडजेसेंट रिवेट जिसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस का क्राइटेरिया लगा रहे हैं, तो अब इनकी बात नहीं करेंगे, 6 और 5 की बात अब नहीं होगी। किसकी बात होगी? इस वाले क्लोज में सिर्फ इसकी बात होगी कि फर्स्ट के एडजेसेंट पैरेलल टू द लाइन। फिर इसने 2 क्राइटेरिया दिया है, एक तो टेंशन के लिए दिया है कि अगर टेंशन लगे तो क्या करना है, और एक बार उसने क्राइटेरिया दिया अगर कंप्रेशन लगे तो क्या करना है। सोचो जरा, देखो ध्यान दो। अब मैंने यहां पर जैसे ये रखा और मैं इसको अगर खींच रहा हूं तो मेरी ग्रिप इससे रिवेट से हल्की होती जा रही है। देखो जरा, सोचो जरा ध्यान से, रिवेट मैंने यहां पर होल्ड किया, इस रिवेट को इसमें डाला, डालने के बाद में मैंने इसको जब टेंशन लगाया तो क्या है, ग्रिप ढीली होगी यहां पर, है ना। और अगर मैं इसमें कंप्रेशन लगा के देखो आप, एक तरीके से मटेरियल यहां पर होल्ड करते समय निकाला और निकालने के बाद में इस मटेरियल को डाल दिया, डालने के बाद में रिवेट को जब ठोका तो क्या हुआ, उसकी डायमीटर इस मटेरियल की डायमीटर के बराबर होगी, होल की डायमीटर के बराबर। फिर कंप्रेशन लगाओगे तो इसको तो एहसास भी नहीं होगा कि कोई हटा और कोई आया, समझ रहे हो। कब एहसास होगा? टेंशन में। तो टेंशन मेंबर की डिजाइन में होल की कैलकुलेशन लेते हैं, नेट एरिया लेते हैं, कंप्रेशन में तो लेने की जरूरत ही नहीं है कि कोई गया ही नहीं, ठीक है। जो गया था वो वापस आया, कंप्रेशन लग रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस जब आप लोगे यहाँ पर, है ना, तो टेंशन में और कंप्रेशन में क्या रहेगा। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, 16T और 200 mm, एक तो है 16T और 200 mm और दूसरा है 12T और 200 mm। टेंशन में कौन सा होगा और कंप्रेशन में कौन सा होगा? टेंशन में रिस्क ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला लेंगे। तो ये वाला लिया जाता है टेंशन के अंदर, ठीक है, दूर रखो कहीं ऐसा ना हो कि पास में रहने की वजह से फट जाए, ठीक है। और ये कैसे, ये लिया जाता है कंप्रेशन में। कंप्रेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मटेरियल आया था एक तरीके से, मटेरियल वहां पर दूसरा मटेरियल डाल दिया, स्टील मटेरियल वापस, ठीक है, तो होल गया, फिर उसके बाद में दूसरा मटेरियल आया रिवेट की फॉर्म में, फिर कंप्रेशन लगा रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा एक तरीके से, है ना। तो वहां पर इतना ज्यादा गैप रखने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिकल और बना सकते हैं आप, है ना। तो 12T और 200 mm, ठीक है, ये रखा। क्राइटेरिया अभी भी सेम चल रहा है क्योंकि मैक्सिमम पढ़ रहे हो आप, तो टी कौन सा होगा, थिकनेस ऑफ द थिनर होगा, और इन दोनों में से जो लेसर आए वो लेंगे, इन दोनों में से जो लेसर है ना। टेंशन में इन दोनों में से लेसर, कंप्रेशन अगर लग रहा है तो इन दोनों में से लेसर। समझ में आगे की बात? तो मैक्सिमम पिच, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम पिच विच इज अलाउड फॉर द कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, फॉर द कंप्रेशन मेंबर। तो वहां कंप्रेशन टेंशन की बात नहीं करी थी, तो आप समझ जाना इसी की बात कर रहे हो, पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कंप्रेशन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 12T और 200 mm, ठीक है। इसके अंदर अगर टेंशन बोल दिया जाता तो 16T और 200 mm, ठीक है, ध्यान रखो। और ऐसी कोई जानकारी नहीं दे आपको तो आप समझ जाना कि वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, यानी कि किसी भी एडजेसेंट रिवेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस केस में 32T और 300 mm, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आप नोट करो, The failure of the riveted or the bolted joints, हेडिंग डालो, the failure of the bolted or the riveted joint। देखो मेरी कोशिश रहती है आपको ये नंबर्स वगैरह सबको याद रहते हैं, 32T 300, यहाँ 32 फिगर बढ़ा तो ये 300 है, उस फिगर को फिर छोटा कर दिया तो इसको भी छोटा कर दिया, इसको 200 कर दिया, दोनों में 200 है। एक 16T था और एक 12T था, मेरे को याद रहती थी चीजें कि 16T है, 12T है, 32T है, मोटा मोटा तो याद रहता था, फिर भूल जाते थे, तो दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजेस डाली, एनी टू एडजेसेंट, मतलब फैल रहा है तो पूरा एकदम जनरल आइडिया दे रहा है, तो 32T पे चला गया, ज्यादा पे चला गया। फिर टेंशन और कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, टेंशन में रिस्क ज्यादा रहती है, तो भाई ज्यादा पास मत लाओ, दूर ही रखो, तो 16T और 200 mm। कंप्रेशन में रिस्क उतनी होती नहीं क्योंकि गया था वही वापस आ गया, एक तरीके से कंप्रेशन लगेगा, इतनी ज्यादा रिस्क है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से 12T पास में रख सकते हो, 12T और 200 mm, है ना। कंसेप्ट बना लेंगे ना तो फिगर्स तो याद रहते हैं, बस वो मिक्स हो जाते हैं कि किसमें क्या था, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, द फेलियर ऑफ द रिवेटेड और द बोल्टेड जॉइंट, हेडिंग डालो, द फेलियर ऑफ द रिवेटेड और द बोल्टेड जॉइंट। ये भी शानदार टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसमें मेरा कंसेप्ट वही वाला चलेगा, आपको जब मैं व्यू दूंगा ना कि कैसे फेल होगा कैसे नहीं होगा, तो स्टील की प्लेट लेकर के फिर आप बोलोगे कि भाई आपने मोमबत्ती यूज की, है ना। यानी कि इन दोनों को एग्जांपल में लेने का मतलब क्या है, एक तो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है और एक की स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है। तो कौन फेल होगा कौन नहीं होगा आप लोग खुद जवाब देना शुरू कर दोगे। अभी देखो जरा कैसे कैसे फेलियर हो सकता है। हम जॉइंट के फेलियर की बात करें, वी आर स्टडीइंग द जॉइंट फेलियर, है ना। तो जॉइंट फेल कैसे हो सकता है बताओ जरा। हो सकता है मेन मेंबर टीयर आउट हो जाए, कट जाए, मेन मेंबर कटा, भाई मैं तो बढ़िया था, मेरे में कोई दोष नहीं है, रिवेट तो अपनी जगह पे मजबूत खड़ा है, लेकिन क्या हुआ जब आपने होल बनाया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, जब लोड लगा तो फट गया वो, इस वजह से फेल हो गया। इसको क्या कहेंगे, टीयरिंग फेलियर, है ना। टीयरिंग फेलियर किसका, प्लेट का टीयरिंग फेलियर हो गया, है ना। तो नोट करो, स्टार्ट करते हैं यहीं से। पहला लिखो, द टीयरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन द रिवेट्स होल, द टीयरिंग ऑफ द प्लेट। तो जॉइंट फेलियर हम डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट फेल हो सकता है, पहला कारण बता रहा हूं वो है टीयरिंग ऑफ द प्लेट। टीयरिंग ऑफ प्लेट के कारण जॉइंट फेल कर सकता है ना। सारे लोग ध्यान से देखो, फिर से वही हमारा, ठीक है, जो अभी तक हम जिस तरीके से लेते आ रहे हैं, किसी भी जॉइंट में डिस्कस कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। तो ये हमने एक जॉइंट बनाया, इसके बाद में मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरीके से रिवेट्स लगा रखे हैं, लेट से कि आपके रिवेट्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये फेल होगा टीयरिंग में, अगर प्लेट टूटेगी तो कहां से टूटेगी, इसी सेक्शन में से टूटेगी, है ना, इसी सेक्शन में से टूटेगी। इसी सेक्शन में से क्यों टूटेगी, क्योंकि इस सेक्शन की जो विड्थ है ना वो सबसे कम है। आप अगर इस सेक्शन यहाँ इस सेक्शन का अगर आप क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाओगे तो आपको क्रॉस सेक्शन में ना कैसा नजर आएगा, क्रॉस सेक्शन में अगर इसका सेक्शन बनाओगे तो आपको पूरा का पूरा जो सॉलिड मटेरियल दिखेगा, है ना। यानी कि जो इसकी विड्थ है, विड्थ मान लो b है, इसकी विड्थ b है, इसकी मोटाई कितनी है t, तो विड्थ तो b मिल रही है और इसकी मोटाई आपको t मिल रही है, कुछ भी होल यहाँ पर नहीं है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ,
इतना लोड ये ले पाएगा। लेकिन अगर इस सेक्शन पर देखोगे तो इस वाले सेक्शन को अगर मैं बनाऊं तो कैसा दिखेगा ये सेक्शन, देखना जरा आप लोग ध्यान से, ये सेक्शन कैसा दिखेगा, ये तो बी है लेकिन इसमें मटेरियल कुछ कुछ जगह पर मिसिंग है। मटेरियल जो होगा वाकई में वो इस जगह पर होगा, बाकी बीच में फिर होल आ गया इतनी जगह पे। फिर मटेरियल कहाँ होगा, मटेरियल यहाँ होगा यानी कि इस वाले पार्ट में। फिर क्या होगा, फिर एक और होल आ गया, फिर मटेरियल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बेसिकली कितना मटेरियल यहाँ पर नहीं है बताएंगे जरा, इस जगह पर एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया। इस एरिया को पहली चीज तो नेट एरिया कहते हैं, है ना। और नेट एरिया यहाँ पर कितना है, अगर इसी डायग्राम की बात करें तो 2 होल्स थे, तो बताओ जरा ये डायमीटर को क्या कहेंगे, डी या डी डैश, होल की डायमीटर ये डी डैश है। तो रिवेट का साइज आपको देता है कि 16 mm का रिवेट है, तो आपको कैलकुलेशन में 17.5 यूज करना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो b माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी डैश मल्टीप्लाइड बाई टी, बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर आप ये चीज और समझ ले कि मटेरियल की स्ट्रेंथ जो ताकत है टेंशन में, मान लो सिग्मा 80 है, तो पहले ताकत कितनी थी, पहले ताकत कितनी थी जब होल नहीं थे, यानी कि विदाउट होल जो प्लेट थी उसकी ताकत कितनी थी, कितना लोड वो ले पाती थी, वो ले पाती थी सिग्मा 80 मल्टीप्लाइड बाई बीटी। और अब वो कितना लोड ले पाएगी विद होल, कितना लोड ले पाएगी, तो P यानी कि P डैश बोल देते चलो इसको, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा 80 मल्टीप्लाइड बाय नेट एरिया। इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा 80 मल्टीप्लाइड बाय B माइनस 2D डैश मल्टीप्लाइड बाय T। साफ साफ नजर आ रहा होगा उसकी लोड लेने की ताकत घट गई होल करने के कारण, जो लोड वो पहले ले पा रही थी वो उतना लोड नहीं ले पा रही, ठीक है। नोट कर लो ये कैलकुलेशन भी। और ये टूटेगा तो कैसा दिखेगा, सोचो जरा कैसा दिखेगा, ये जब प्लेट टूटेगी तो टूटने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। जो लोड लगा रहा था जो भी मशीन में है, ठीक है, तो वो मशीन में ये टुकड़ा आपको अलग होता हुआ ऐसा दिखाई देगा, ये टुकड़ा अलग हो जाएगा इससे, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हैं, सिंपल है। ये कैलकुलेशंस डिटेल में आएंगी, ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी भी की है, जब मैं टेंशन मेंबर की डिजाइन आपको समझाऊंगा उस समय डिटेल में आएगी, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं। पूरा WSM चल रहा है, आपको पता होगा RCC में WSM के बारे में मैं क्या बोलता हूँ, WSM चलता है, क्या क्या कीवर्ड होते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन, मॉड्यूलर रेशो, ठीक है। ये सब चीजें दिखती है आपको तो आप समझ जाते हो RCC के अंदर ये WSM में पढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर परमिसिबल स्ट्रेसेस वर्ड यूज कर ले तो आप समझ जाना WSM के अंदर है हम, परमिसिबल स्ट्रेसेस है ना, WSM का कीवर्ड है परमिसिबल स्ट्रेसेस। और परमिसिबल स्ट्रेसेस को शो करने का क्या तरीका होता है RCC में और स्टील में, जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मतलब समझ जाना परमिसिबल स्ट्रेसेस है ना। आएगा WSM LSM जब मैं डिफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है, स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करेंगे तब और डिटेल में चीजें आएंगी, ठीक है। तो अभी ज्यादा लोड मत देना, अभी पूरा मैं आपको बोल ही चुका हूं कि मैं पूरा WSM बता रहा हूं, तो सब कुछ WSM चल रहा है अभी। WSM का कोड कौन सा है, 800 1984। समझ में आ गई बातें सारी। तो ये तो है टीयरिंग फेलियर है ना। The strength of the plate is reduced due to the rivet holes. The strength of the rivet is reduced. Sorry, strength of the plate. कौन बोल रहा है rivet? The strength of the plate is reduced due to the rivet holes. Due to the rivet holes, and the plate may tear as given in the figure, है ना, जो इस फिगर में बताया हुआ इस तरीके से प्लेट टीयर हो जाएगी, ठीक है। and the plate may tear like this। बाकी कहाँ रह जाएगा मटेरियल, यहीं रह जाएगा, ठीक है। आप समझो जरा कि ये जब अलग हुआ तो ये वाला मटेरियल तो यहीं जॉइंट पे रह गया और इतना पार्ट टूट करके अलग चला गया, ठीक है। तो यहाँ से ये टीयरिंग फेलियर हो गया, समझ रहे हो आप। यहाँ पर अगर आप टीयरिंग देखोगे ना तो ये टीयरिंग में ये वाला पार्ट तो यहीं जॉइंट पे रह जाएगा और ये वाला पार्ट लोड के साथ टूट करके आगे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जरा, द शेयरिंग एक्शन, हेडिंग डालो शेयरिंग एक्शन। फेलियर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो पहला टीयरिंग में फेल हो सकता था, अब हम शेयरिंग के अंदर फेलियर देखेंगे ना। तो शेयरिंग किसका होगा, रिवेट का, ठीक है। तो नोट करो, द शेयरिंग ऑफ द रिवेट, शेयरिंग ऑफ द रिवेट।
कि हो सकता है, अब ये कब होगा सोच सकते हो आप, ये कब होगा आप सोचो जरा, रिवेट तो आपने स्टील के लिए सोचो, इमेजिन करो एकदम एक्सट्रीम, रिवेट तो आपने स्टील के लिए, और प्लेट कैसी ले ली, थोड़ी सी आपने कमजोर ले ली या मोम की ले ली, हो सकता है कि ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल के लोगे, मोम के लोगे ना तो उसमें तो बियरिंग एक्शन दिखेगा, आपने ऐसा ब्रिटल मटेरियल यूज कर लिया जो कि कम मजबूत तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। कहां से टूटेगा, टेयरिंग हो जाएगी उसकी, सेक्शन जैसा बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं शेयरिंग ऑफ द रिवेट, है ना, शेयरिंग ऑफ द रिवेट। इसमें पहले बनाओ यानी कि लैप जॉइंट, ठीक है, केस बाय केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस लिखते हैं, केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 लैप जॉइंट, ठीक है, और लैप जॉइंट में भी काफी केसेस आते हैं, हमने देखे ही थे। पहला केस यहाँ पर देख लेते हैं, लेट्स से कि आपका जो कनेक्शन है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास में 1 रो ऑफ रिवेट है, ठीक है, दिस इज सिंगल रो ऑफ रिवेट। सारे लोग ध्यान दो, हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर, इंटरफेसेस कितनी नजर आ रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस, कि ये रिवेट कितनी जगह से इन प्लेट्स को काटते हुए निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, सिर्फ इस जगह पर, है ना। तो जहां इंटरफेस आती है वहीं पे शेयरिंग प्लेन बनता है ना, वहीं पे बन सकता है शेयरिंग प्लेन, कहां बन सकता है, जहां इंटरफेस आती है, और इंटरफेस कहां है, वो यहां पर है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मान लो रिवेट कमजोर है ना, और यहां पर आपके पास में लोड लगा, यहां लोड लगा, अब प्लेट तो मजबूत है, प्लेट तो टूटेगी नहीं, कौन टूटेगा, किसकी बलि चढ़ेगी, इसकी। तो जब ये टूटेगा तो ये कैसे जाएगा, देखो जरा, ये जब टूटेगा ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट अपने साथ में रिवेट का इतना पार्ट लेकर के आगे चला जाएगा, ठीक है, ये आगे चला गया लोड के कारण, ठीक है, और ये वाला सेक्शन इधर टूट करके इधर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, बात आ रही है समझ में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको शेयरिंग फेलियर कहते हैं। व्हाट इज द शेयरिंग एरिया, टूटने से पहले जो कौन सा एरिया था जो जुड़ा हुआ था, उसने ही तो ताकत लगाई होगी, सारी ताकत झोंक दी होगी उसने अपनी, तो व्हाट इज द शेयरिंग एरिया, ठीक है, तो वो है रिवेट का ये वाला एरिया, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी डैश का स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं डी डैश का स्क्वायर, है ना। तो नोट करो, तो जब ऐसे फेल होगा तो कितना मैक्सिमम लोड ये ले पाएगा, वो हो जाएगा रिवेट की शेयरिंग में स्ट्रेंथ, टाउ एस एफ बोल दो या टाउ एफ एस बोल दो, है ना, ठीक है, टाउ एफ बोल दो, है ना, लेट्स से दिस इज टाउ एफ, एफ फॉर फास्टनर, टाउ मतलब शेयर, तो रिवेट की शेयरिंग में स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, व्हाट इज द एरिया, पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी डैश का स्क्वायर। समझ में आती है तैयारी के बाद, मैक्सिमम लोड विदाउट फेलियर जो ये ले सकता है वो होगा रिवेट की शेयरिंग में स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 डी डैश का स्क्वायर। समझ में आ गई बातें, सारे लोग ध्यान देते हुए चलो। तो सिंगल शेयर था इसलिए ऐसा हुआ, अगर मान लो डबल शेयर में होता तो कैसा होता, उसको भी देख लेते हैं। तो जॉइंट फेलियर किन किन कारणों से हो सकता है, पहला बोला था कि भाई टीयर कर जाए प्लेट, उसकी वजह से फेल हो जाएगा। दूसरा कारण देखा कि भाई ऐसा है कि शेयर के अंदर रिवेट फेल हो जाए, तब भी ये जॉइंट को फेल कर देगा, है ना, जॉइंट फेल हो रहे हैं ना बार बार, तो इस वाले केस में भी आपका जॉइंट फेल हो गया, ठीक है, सारे लोग ध्यान दो। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे डबल शेयर का कोई केस, ठीक है, तो बना लेते हैं, देखिए कि डबल शेयर में कैसे फेल होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसे था, ठीक है, लेट्स से कि ये p/2 है, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास में ये लेफ्ट जॉइंट बना देता हूँ फिर से, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से ये p/2 है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या डबल शेयर का आएगा, क्या ये डबल शेयर का आएगा क्या, ठीक है, डबल शेयर का आएगा क्या, हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर, ध्यान से देख करके बताओ, हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर। इंटरफेस किसको कहते हैं, जहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लोड लग रहा हो, ठीक है, और वो रिवेट और प्लेट का, ठीक है, वो कैसा पॉइंट हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। तो एक तो पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है प्लेन, और एक प्लेन यहाँ नजर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस नजर आ रही है क्या, तो ये शेयरिंग प्लेन है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस नजर आ रहे हैं क्या, p/2 इधर था, इसका p/2, ये p/2 होगा, ये p/2 होगा, ये सुनो p/2 टोटल मिलाकर p चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ कितना है, ये p/2 है, ये भी p/2 है। तो मुझे स्ट्रेंथ बता सकते हो इसकी, इस कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, बताओ जरा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी टाउ, ठीक है, ठीक है, बताओ टाउ, जैसे इसकी लिखनी हो, जैसे यहाँ की लिखनी हो, सुनो, जैसे इसकी लिखनी हो, बताओ इसकी लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिर्फ इसकी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन लिखोगे तो आप बोलोगे P इज इक्वल टू टाउ, कौन सा वाला, फास्टनर वाला, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, किसकी लिख रहे हो, इसकी, इस जगह की, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डी डैश का स्क्वायर। डबल आएगा क्या, डबल नहीं आएगा, अब आएगा डबल, सॉरी p नहीं आएगा, p/2 आएगा, ये 2 का फैक्टर इधर जाएगा, क्योंकि
P/2 इधर से रजिस्ट हुआ, P/2 इधर से रजिस्ट हुआ, तो टोटल P दो फेसेस से रजिस्ट हो रहा है, तो आपकी फिर इक्वेशन बन जाती है 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, π/4 मल्टीप्लाइड बाय d डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाउ है। फिर लोग रट लेते हैं इसको, ये बना ऐसे, ये इक्वेशन आई ऐसे, है ना। इससे आपको और भी जगह हेल्प मिलेगी। मान लो P/3 अनइक्वल लोडिंग हो, यहाँ P/3 हो, यहाँ आपके पास में 2P/3 हो, तो ऐसे इक्वेशन करके निकालना, तब जाके आपको पता लगेगा कि कितना मैक्सिमम लोड वो ले पाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगी फिर, है ना। गेट जैसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सुनो भाई बातों को ध्यान से, सीधा फैक्टर नहीं लगेगा फिर। 2 के आने का कारण समझो, वो इसलिए आया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ध्यान देना, एक और केस ले लेते हैं। अभी हमने दोनों लैप लिए थे, अब बट भी ले लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको नाम बताओ जरा, इसका क्या बोलेंगे इसको। दिस इज सिंगल रो डबल शियर लैप जॉइंट, ठीक है, इसका नाम सिंगल रो सिंगल शियर लैप जॉइंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो स्टार्टिंग की जो क्लास होती है उसमें सारे बेसिक्स बन जाते हैं आपके, है ना। अब ये पूरी स्टील में हम यही तो डिस्कस करेंगे बार बार, ठीक है। अच्छा फिर से लैप बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको बट बनाने में टाइम ही कितना लगेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूं कि मैं डबल कवर बना देता हूं, है ना। मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग बताओगे, ठीक है। ये है यहाँ पे लोड लगाया P, लोड लगाया P, ठीक है। सारे लोग ध्यान दो, यहाँ पर मैंने मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक तो रिवेट लाइन यहाँ शो कर रखी है, एक रिवेट की रो मैंने यहाँ शो कर रखी है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ शो किया हुआ है, इसके अलावा मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। पहली बात तो मैं बता चुका हूँ आपको कई बार, है ना। मेन मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है, मेन मेंबर्स कौन से, ये आपका पहला मेंबर, ये आपका दूसरा मेंबर, ये तो मेन मेंबर है। और ये कौन सा है, ये वाला इधर वाला, ये कवर प्लेट 1 है, ये कवर प्लेट 2 है। बात समझ में आ रही है। इसको रीड करवाओ सबसे पहले तो, ज्वाइंट देख करके क्या पता चला। पहली चीज तो ये बट ज्वाइंट है, दूसरी चीज डबल कवर है, ऊपर भी कवर प्लेट है नीचे भी कवर प्लेट है, डबल कवर। फिर आगे 2 रो या 4 रो, मल्टीपल रो, 4 नहीं बोलते, 3 नहीं बोलते, मल्टीपल रो बोलते हैं फिर, है ना। सिंगल रो, डबल रो, फिर मल्टीपल रो, ऐसे करके बोला जाता है, ठीक है। मुझे बताओ जरा, यहाँ मल्टीपल रो मत बोलना इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो लोड यहाँ पर रजिस्ट होता है वो पी लोड इधर साइड का इधर से रजिस्ट होगा, इन दोनों रिवेट जो रो नजर आ रही है इससे रजिस्ट होगा, तो यहाँ डबल रो कहते हैं इनको, इनको ही काउंट करना एक साइड की। यहाँ तो अलग अलग तो कुछ था ही नहीं, जो भी था सब साझे में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है इनका सिस्टम, है ना। तो इनका सिस्टम अलग अलग है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 2 रो, ठीक है, 2 रो। डबल शेयर क्यों बोलेंगे, फिर से देखो, ये वाला जो आपके पास में प्लेन होगा, इस प्लेन पर अगर ये सिमेट्रिकली है तो मुझे बताना क्या ऊपर की तरफ से P/2 मिलेगा, क्या नीचे वाली कवर प्लेट भी P/2 लोड ट्रांसफर करवाएगी। और यहाँ पर जो P लग रहा था वो आपका एक तो P/2 इधर से और एक P/2 इधर से। अब आप ध्यान से देख करके मुझे बताओ कि ये जो दो प्लेन बन रहे हैं, इन दोनों प्लेन पर क्या आपको शेयर मिलेगा, इस वाले प्लेन पर और इस वाले प्लेन पर शेयर मिल रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन के लोड्स लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है क्या, फोर्स इक्विलिब्रियम कैसे बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान दो। तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पर 2 रो है, उसके अलावा, ठीक है, डबल शेयर है, नजर आ रहा है, डबल शेयर, ठीक है, डबल शेयर, ठीक है, और डबल कवर, ठीक है, डबल कवर भी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, बट ज्वाइंट नजर आ रहा है। ये इसका पूरा नाम है, अगर इसका नाम लिया जाए तो ये है, लिख लो। फिर इक्वेशन पे ध्यान देंगे, है ना, फिर इक्वेशन पे ध्यान देंगे कि इक्वेशन किस तरीके से आपकी चल रही है। अपना बेसिक्स को समझा करो हमेशा, है ना। 2 का फैक्टर हो सकता है कभी मल्टीप्लाई हो, कभी नहीं हो, कभी और तरीके से करना पड़े, तो ये फैक्टर्स आए किस हिसाब से वो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने गेट जैसे एग्जाम में तो क्वेश्चन देखे हैं, बाकी जगह पे भी दिख जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट इन्हीं को तो कहते हैं। चलो अब मुझे बताना जरा, अगर ऊपर से अगर P/2 के रेस्पेक्ट में अगर इक्वेशन लिखते हुए आओगे, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन यही लगेगी, क्योंकि इक्वेशन कहाँ लगाओगे आप, इस जगह पर, ये वाली इस जगह पर, इनके बीच में जो शेयर ने अपनी ताकत बताई है वो कैसे बताई है, देखो जरा। लोड लिखोगे P/2, क्योंकि टोटल लोड कितना रजिस्ट हुआ इस जगह पर, P/2। P/2 इज इक्वल टू कितना, शेयर में रिवेट की ताकत मल्टीप्लाइड बाय शेयरिंग एरिया, उस जगह का शेयरिंग एरिया कितना है, π/4 इंटू d डैश स्क्वायर। तो फिर से P जब निकालने जाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ π/4 मल्टीप्लाइड बाय d डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाउ एफ हो जाएगा।
तो लोगों ने कंसेप्ट बना रखे हैं, डबल शेयर में आया तो 2 का फैक्टर लगा लो, सिंगल शेयर में आया तो 1 का फैक्टर लगाओ। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से लेकिन कभी ऐसा होता है p/3 p/3 2p/3 2p/3, तब लोगों ने क्या कहा, उन्होंने बताया भी नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं आप ऐसे ही क्वेश्चन से बना करके करना, काम हो जाएगा। करूं मैं कि कैसे किया जाएगा? करता हूं मैं, है ना। पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। ये मैक्सिमम लोड है जब ये फेल होगा शेयर में, जो मैं पी निकाल रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं यहाँ स्ट्रेंथ यूज कर रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? द मैक्सिमम स्ट्रेस विच इट कैन टेक विदाउट फेलियर। स्ट्रेंथ, जब जब भी स्ट्रेंथ फॉर्मूले में यूज होती है तो उसका मतलब होता है वो मैक्सिमम लोड जो ये ले सकता है। सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ऐसा करूंगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। चेंजेस क्यों आते हैं? जब आप पार्शियलिटी करते हो तब चेंजेस आते हैं। ये 8 mm की दे दी, ये 12 mm की प्लेट लगा दी, तो ऑब्वियसली अलग अलग लोड लेगी वो, है ना। तब चेंजेस आते हैं। अभी तो रूटीन लाइफ लिख लो कि रूटीन लाइफ तो ये है ना। फिर आगे बताता हूँ, ध्यान देना। सारे लोग ध्यान दो, है ना। देख लिया क्या सारा? सबने चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, नोट करो। देखो यहां पर आपके पास में, मान लो यहां पर उसने खुद नहीं समझा दिया कि द अपर कवर प्लेट इज टेकिंग 1/3 ऑफ द लोड, ठीक है। अपर कवर प्लेट इज टेकिंग 1/3 ऑफ द लोड। तो यहां पर जो लोड है वो p/3 है। यहां पर कितना हो जाएगा? ये p/3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसको बोलने की जरूरत है क्या? यहां से p/3 ट्रांसफर हुआ है तो इसको करना ही पड़ेगा। तो यहां से हुआ है 2p/3 ट्रांसफर, है ना। मुझे बताओ क्या क्या इक्वेशन लगेगी? पहली तो इक्वेशन वहां लगा दो। यहां तो दोनों तरफ सेम इक्वेशन थी, इसलिए मैंने बताई नहीं आपको, दो दो अलग अलग जगह लिख के आप लिखेंगे। तो p/3 यहां इक्वेशन लगेगी p/3, है ना। p/3 इज इक्वल टू इतना, तो यहां फैक्टर आएगा 3 का ऊपर वाले से। तो अगर ऊपर वाला शेयरिंग में फेल होगा उस समय जो टोटल लोड लगेगा वो इतना लगेगा, ठीक है। ऊपर वाला जब शेयरिंग में फेल होगा तो टोटल लोड उस समय इतना लगेगा। अब नीचे वाला जब शेयरिंग में फेल होगा उस समय टोटल लोड कितना लगेगा? 2p/3 इज इक्वल टू इक्वेशन वही टाउ f मल्टीप्लाइड बाय वही शेयरिंग एरिया सेम है π/4 मल्टीप्लाइड बाय d डैश का स्क्वायर। p कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 पे फोकस करना, बाकी टर्म तो सेम है, π/4 इनटू d डैश का स्क्वायर। बताओ कौन फेल होगा? 3/2 वाला, क्योंकि इससे नंबर कम मिलेगा ना। अगर इससे मिल रहा है मान लो 150 किलो न्यूटन और इससे मिल रहा है 300 किलो न्यूटन लोड, तो जैसे ही ये 150 किलो न्यूटन का लोड इन मेंबर्स में आएगा ये वाला फेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? क्योंकि 150 आया ना, 300 तो आया ही नहीं उससे पहले, ये इसने जवाब दे दिया तो खत्म। तो व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेंथ? बताओ जरा, व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? आंसर होगा 150 किलो न्यूटन। और फिर से वही कंसेप्ट, मैक्सिमम लोड ढूंढ रहे थे आप यहाँ पे, तो जो भी रिजल्ट आते हैं उनमें से मिनिमम लेते हैं। तो मिनिमम रिजल्ट ले लिया, 150 किलो न्यूटन इज द आंसर। हर तरीके से पकड़ो चीजों को, है ना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से ही आपके और भी कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझो, ठीक है। और हर एग्जाम में आ चुके हैं ना, एसएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, बच्चे सीधे सीधे याद करते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा उनके लॉजिक क्या है, लेकिन वो इसी अंडरस्टैंडिंग से मिलेंगे, ठीक है। तो शेयरिंग का मामला खत्म, सारे पॉसिबल केसेस मैंने आपको बता दिए। अब देखेंगे बियरिंग एक्शन। अब देखेंगे बियरिंग एक्शन, है ना। इस वाले को भी नोट कर लो पहले अच्छे से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। यहाँ पर मैंने आपको इसका ब्रेकडाउन दिया है कि किस तरीके से ये देखी जाएगी चीजें, ठीक है। तो ऊपर वाले पर कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ये थी। नीचे वाले पर शेयरिंग कैलकुलेशन की, वो ये थी। यहाँ बाकी टर्म सेम है, लेकिन ये 3/2 है तो ये रिजल्ट छोटा आएगा, और इसका डबल यहाँ नजर आ रहा है। तो मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि ये रिजल्ट जब आपको वैल्यूज देगा तो आप निकालोगे, तो अगर ये 150 किलो न्यूटन आ रही है तो ये 300 आएगी। ये क्या बता रहा है? जब टोटल लोड 150 लग जाएगा तब फेल हो जाएगा। और ये बता रहा है जब टोटल लोड 300 लगेगा, 300 कभी लग ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? तो वो कभी फेल होगा नहीं, ये फेल हो जाएगा। कितने लोड पर होगा? अगर आपको इस अरेंजमेंट की शेयरिंग स्ट्रेंथ पूछे तो आंसर 150 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। अब आप बात देखो जरा, अगर किसी से पूछोगे ना कि इसकी स्ट्रेंथ निकालो, तो वो जनरली शेयरिंग प्लेन काउंट करता है, बस वो 1 2 आंसर देगा। तो 2 मल्टीप्लाई करते हुए इसको कर देगा, कैलकुलेशन बता देगा, वो गलत हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, नोट करो। अब बात करते हैं बियरिंग एक्शन, है ना। कैलकुलेशन लिख ली क्या आपने सारी? अच्छे समझ में आ गई? हाँ,
मजा आ गया ना? ठीक है। मजा तब आएगा जब मैं उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो हर एग्जाम में आते हैं, उसमें कंसेप्ट यही लगेगा कि हम थिकनेस थिनर क्यों ले जाते हैं, थिकर लेनी चाहिए थी लेकिन थिनर क्यों ले जाते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर, है ना? तब मजा आएगा। ठीक है, देखो अभी ध्यान दो। अब मैं बात कर रहा हूँ बियरिंग एक्शन की, हेडिंग डालो बियरिंग एक्शन, है ना? हमने दो तो डिस्कस कर लिए, द टीयरिंग ऑफ द प्लेट, और दूसरा था जॉइंट फेल हो सकता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द रिवेट, है ना? अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा है द बियरिंग ऑफ द प्लेट। बियरिंग दोनों ही कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियरिंग? बियरिंग का मतलब क्या होता है बताओ? बियरिंग लोड देखा है कभी आपने? आप खुद लगा रहे हो, आप बैठे हो भी, आप बियरिंग लोड लगा रहे हो। सोइल के ऊपर फुटिंग जब रेस्ट करती है तो फुटिंग सोइल पर बियरिंग प्रेशर लगाती है, ठीक है? वहां बोलते हो आपके सोइल पर कौन सा प्रेशर है? बियरिंग प्रेशर है। सोइल की बियरिंग का मतलब होता है सहन करना, कितना लोड वो सहन कर सकता है ना? तो आप बैठे हो, जब भी दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जुड़ी हुई नहीं है, चिपकी हुई नहीं है, क्या है, बस कांटेक्ट की वजह से फोर्सेस लगाती है, तो उसको बियरिंग कहते हैं। आप बैठे हो तो आप इस टेबल पर या कुर्सी पर क्या चीज लगा रहे हो? आप बियरिंग फोर्स लगा रहे हो, है ना? चलो ध्यान देना। बियरिंग किस तरीके से और इमेजिन कर सकते हो आप? बियरिंग आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे मेरे हाथ में ये पैन है ना, और इसमें मैंने इसको पकड़ा और इसको मैंने स्क्वीज करने की कोशिश की, तो ये मैं इसकी कर्व्ड सरफेस पे कौन सा प्रेशर लगा रहा हूं? क्योंकि आपस में क्या है, सिर्फ कांटेक्ट ही तो है। कांटेक्ट के कारण एक दूसरी सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उसको क्या कहते हैं? बियरिंग कहते हैं, है ना? तो ये वाला भी बियरिंग आएगा। ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पर फिर से मैं वो डायग्राम वही वाला बना देता हूँ, अपना स्टैंडर्ड डायग्राम, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में मान लो ये सॉलिड रोड, इसका तो आपको पता ही है रोटेट का मतलब क्या है। सारे लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर 4 रिवेट्स बनाए, जब मैंने लोड लगाया तो इनकी हालत क्या हुई? ठीक है, सुनना। जब मैंने लोड लगाया, लोड जब नहीं था तब तो ये रिवेट्स ऐसे थे, है ना, अपनी पोजीशन में बिल्कुल एकदम साफ सुथरे सुंदर सुंदर थे, है ना, बिल्कुल इनका कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब मैंने लोड लगाया तो लोड लगाने से होगा क्या? सोचो जरा, जब मैंने लोड लगाया तो लोड लगाने से होगा क्या? ठीक है, इसके लिए इमेजिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। इस तरफ वाले, है ना, ये जब आप इस प्लेट पर जब लोड लगेगा, इस प्लेट पर जब लोड लगेगा, लोड लगा करके देखो जरा, तो जब ये प्लेट पर लोड लगेगा तो किसके साथ में कांटेक्ट बनेगा? सोचो जरा, पीछे वाली सरफेस के साथ या आगे वाली सरफेस के साथ? पीछे वाली सरफेस के साथ। तो यहां पर जब ये लोड लगेगा, इस प्लेट की बात करें तो रिवेट की ये वाली जो सरफेस है वो प्लेट के साथ में कांटेक्ट में रहेगी क्या? इसकी वजह से ये एक दूसरे को दबाएंगे क्या? जब प्लेट थी इसके साथ में तो ये कांटेक्ट में रहेगा, ये दबाएगा। ये कैसी सरफेस है? कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस पर लगने वाला फोर्स, प्रोजेक्टेड एरिया पर लगने वाले फोर्स से दिया जाता है। कहां पढ़ते हो आप? एफएम के अंदर, है ना? सुनो ध्यान से। अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि मेरा जो यहां पर ये जो प्लेट है ना, वो कुछ ऐसे हो जाए। ऐसे होगी क्या प्लेट? क्योंकि पीछे वाली सरफेस दबी है, तो पीछे वाली सरफेस अगर दबेगी तो ये रिवेट तो आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, सारे लोग ध्यान दो। रिवेट आपका कुछ इस तरीके से यहां पर चला गया। रिवेट की स्ट्रक्चर में जो इसकी ज्योमेट्री, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। कौन बियरिंग में फेल हो रहा है इस केस में? प्लेट बियरिंग में फेल हो रही है, प्लेट डिफॉर्म होती जा रही है। सोचो जरा, इमेजिन करो, जैसे मोम की प्लेट है और रिवेट स्टील का है, तो ये मोम को इस तरीके से कर रहा होगा, जो वैक्स होगी वो इस तरीके से डिफॉर्म होती जाएगी कांटेक्ट एरिया की सरफेस पर, है ना? तो इसको कहते हैं बियरिंग में प्लेट फेल हो गई, है ना? तो आप बोलोगे, इस केस में आप बोलोगे कि रिवेट आपका एज इट इज रहा, जितना एरिया था उतना ही रहा, डिफॉर्मेशन आया नहीं। और ये जो रेड लाइन में बता रहा हूं, पहले होल ऐसा था और बाद में होल कैसा हो गया? ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रिवेट पीछे की तरफ कांटेक्ट में था, आगे की तरफ प्लेट पर फोर्स लग रहा था, दोनों कांटेक्ट में आए और उसने उसको डिफॉर्म कर दिया। बात आ रही समझ में? अब मुझे कुछ चीजें और बता दो। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जब आप लोड लोगे तो सिग्मा पी लिया जाएगा, प्लेट का है ना? कौन सी वाली स्ट्रेस है? ये बियरिंग स्ट्रेस है। तो बियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द बियरिंग एरिया। व्हाट इज द बियरिंग एरिया? जो टच में है। टच में एरिया कौन सा है? कर्व्ड सरफेस की एक तो पेरीमीटर ये वाली, उसके अलावा कर्व्ड सरफेस के कौन सा वाला एरिया जो है वो रहेगा टच में, ना? सारे लोग ध्यान दो। कर्व्ड सरफेस का जो एरिया आएगा एक तरीके से ये वाली सरफेस होगी जो टच में रहेगी, हाफ सरफेस, है ना, इस तरीके से। तो इसमें ये वाली चीज तो थिकनेस है, और ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है इसको प्रोजेक्ट करोगे तो क्या प्रोजेक्ट होगा? यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा ना। तो रेक्टेंगल की ये डायमेंशन तो डायमीटर है और ये वाली डायमेंशन थिकनेस है, तो एरिया कितना होगा? व्हाट इज द एरिया? एरिया हो जाएगा डी डैश, हमेशा डी डैश, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टी। कर्व्ड सरफेस पर जब भी किसी सब्जेक्ट में फोर्स निकालोगे तो वो प्रोजेक्टेड एरिया पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। एफएम में प्रूव करते हैं अपन। बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो डी डैश मल्टीप्लाइड बाय टी, ये आपने देखा कि कौन सा एरिया था जो कॉन्टेक्ट में था, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द बेयरिंग के अंदर प्लेट की स्ट्रेंथ। दिस इज व्हाट, दिस इज द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, नोट कर लेना, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ है ये, दिस इज द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम बता देंगे, ठीक है। तो कितने लोड पर जाकर के ये चीज मिलेगी, तो P इज इक्वल टू बेयरिंग स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द बेयरिंग एरिया, ठीक है, डी डैश मल्टीप्लाइड बाय टी। और कभी हो सकता है, कभी क्या हो जाए, देखो जरा इसी में बना दो क्या डायग्राम, ठीक है। मान लो कि जैसे ये टच पे था ऐसे, तो प्लेट ने तो अपनी शेप चेंज नहीं की, किसने कर दी, मान लो रिवेट कुछ ऐसा हो जाए, रिवेट कुछ ऐसा हो जाए, रिवेट डिफॉर्म हो जाए, तो रिवेट कम डिफॉर्म होगा जब वो रिवेट कमजोर होगा, प्लेट मजबूत है, प्लेट स्टील की मान लो, रिवेट को मोम का मान लो, ठीक है। जब प्लेट खींची तो रिवेट जहां से प्लेट खींच रही वहां से डिफॉर्म होता जाएगा, तो उसका सेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप बोलोगे दिस इज द बियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर किसका, रिवेट का, ठीक है। ये आपने बोला है दिस इज द बियरिंग फेलियर ऑफ व्हाट, प्लेट, ठीक है, बियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट, नोट करो। एक लास्ट और बता रहे हैं ना, ठीक है, वो है एज क्रैकिंग। और इसके अंदर देखो ध्यान देना, जनरली क्या करते हैं कि वही स्टील मटेरियल ही यूज करते हैं, तो दोनों की जो बियरिंग स्ट्रेंथ वगैरह होती है वो सेम ही आती है, ठीक है। या फिर अगर आपको दे रखी तो उसके हिसाब से ले लेते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आती है। मैं दूंगा अभी टेबल आपको, कि जैसे फास्टनर है तो उसमें मैंने बताया था एक तो पीडीएस रिवेट होता है, पावर ड्रिवन शॉक रिवेट, है ना। अभी टेबल आएगी 100 100 300 90 90 270, है ना, ऐसी टेबल आने वाली है। तो आप अभी इस बात पे चर्चा मत करना कि भाई बेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे आएगी, कैसे नहीं दिया जाएगा, है ना, हम लोग देख लेंगे। अभी देखो जरा नेक्स्ट है, लास्ट वाला जो है वो है एज क्रैकिंग। एज क्रैकिंग तो मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था आपको, है ना, वापस दिखाऊं, रहने देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर लास्ट में जाकर के यहाँ पर होल्स थे, ठीक है, फिर मैंने टेंशन लोड लगाया, तो ये कहां से फटा, जहां से वो एज के करीब था, है ना। फिर दूसरे केस में मैंने इसी पेपर को, फट तो चुका ही था वहां से, उसके बाद में फिर मैंने उसको और खींचा, तो कहां से फटा था, जहां से पकड़ बैठा था उस जगह से वो फटा था। और कैसे फटा था, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड फटा था, है ना। तो जब जब भी टीयरिंग होती है परपेंडिकुलर होती है। आपको टीयरिंग दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले भी फर्स्ट वाले केस में, तो टीयरिंग ऐसे हुई थी और लोड लगाया था ऐसे, हमेशा परपेंडिकुलर टीयरिंग होगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, आगे जाके वैल्यू पता लगेगी इसकी। एज क्रैकिंग अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, एज के पास में मत रखो, तो कितनी डिस्टेंस पे रखो, उसकी टेबल में दे चुका हूं आपको, अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 800। अभी देखा था ना, मशीन कट और हैंड कट, यदि आप देखें उसको तो किस तरीके से वो डिस्टेंसेज आती है। तो उतनी डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करते हो मिनिमम एज डिस्टेंस, तो एज क्रैकिंग नहीं होगी। और एज क्रैकिंग दिखती कैसी है, ठीक है, अगर उसको देखना आपको कि एज क्रैकिंग कैसा नजर आएगा, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है कि कुछ, ठीक है, यहाँ पर ये एज पे से स्प्लिट हो जाए। कई बार होता है ना, देखो ये देखो, ये जैसे जैसे काम में लेते जाते हो चीजों को, है ना, अपने आप ये एज से क्रैक हो जाती है। बाकी जगह से फटे नहीं फटे, है ना, एज से जरूर फट जाता है। और सबसे पहले कौन जाता है, सबसे पहले बताना जरा, सबसे पहले जाता है कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर दो तरफ से कांटेक्ट में रहता है, एज के टच में रहता है, तो सबसे पहले कॉर्नर जाता है ना। यानी कि एंड डिस्टेंस, अगर देखो लोड लग रहा है तो ये वाली जो डिस्टेंस है, सोचो जरा मैं लोड लगाऊं ऐसे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इन होल्स की, इस वाली एज से जो डिस्टेंस है वो तो एज डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि लोड ऐसे लगा रहे हो। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस वाले होल की, इस वाली एज से, ये वाली कौन सी कहलाएगी, ये एंड डिस्टेंस कहलाएगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट करो। तो एज क्रैकिंग can be avoided by providing the sufficient minimum edge distance as per the IS code. The edge cracking can be avoided by providing the sufficient edge distance as given in the IS code. As given in the IS code. तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसमें मैं परमिसिबल स्ट्रेसेस वगैरह का आइडिया दूंगा। उसके अलावा हम वेल्डिंग को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
सारी चीजें बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम सेक्शंस में तो उतरे ही नहीं, फिर हम मेंबर्स में उतरेंगे, टेंशन मेंबर की डिजाइन वगैरह, है ना। तब कहानी जितने भी आप पढ़ रहे हो अभी, वो सारे कंसेप्ट यूज होंगे उनको डिजाइन करते समय, ठीक है। इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।